आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपने पिछली वीडियो में कहानी पढ़ी थी जिसका शीर्षक था बड़े भाई साहब। इस कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। इस कहानी में लेखक ने बताया कि किस तरह से एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को जीवन में अनुशासन में रहने की सीख देता है। साथ ही साथ वो बड़ा भाई अपने भाई को समझाता है कि हम जो अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं उनका हमारे दैनिक जीवन में कोई भी उपयोग, कोई भी महत्व नहीं होता है। फिर भी हमें अब परीक्षा में पास होने के लिए इन सब चीज़ों को बहुत ही मन लगाकर पढ़ना पड़ता है और इन सब चीज़ों का अध्ययन हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए अब हम इस कहानी का भाग 3 पढ़ते हैं। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। लेखक के भाई साहब उनको बताते हैं कि किस तरह से हमें अपने विद्यालय में पढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि समय की पाबंदी, पाबंदी का मतलब होता है रोक लगाना, किसी चीज़ को बाध्यता करना। कि कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। लेखक बताते हैं कि किस तरह से हमारे विद्यालयों में कहा जाता है कि आप समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखिए जो कि निबंध 4 पन्नों का होना चाहिए। और अब आप कॉपी खोले, कलम मतलब पेन को हाथ में लिए उसके नाम को सोचते हैं और लिखते हैं। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। लेखक कहते हैं कि भाई कहते हैं कि कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, ठहराव आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेखक के भाई कहते हैं कि ये बात कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी से बहुत सारे लोगों का जीवन बदल जाता है, उनके जीवन में एक संयम, एक स्थायित्व आ जाता है और उनके कारोबार में उनकी तरक्की होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर भी 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत ही क्या है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। लेखक कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, वो भी 4 पन्नों का, तो मैं तो इसे एक नासमझी कहता हूँ, क्योंकि यह तो एक वाक्य में कही जाने वाली बात होती है। यह तो समय की किफ़ायती नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। तो लेखक के भाई कहते हैं कि मेरी नज़र में यह समय की बचत नहीं है बल्कि यह तो उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में ही किसी बात को ठूस दिया जाए, मतलब व्यर्थ में ही किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। हम लोग तो चाहते हैं कि आदमी को जो भी कहना है वो जल्दी कहे और अपना रास्ता पकड़े, मगर नहीं, आपको तो 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। कि अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो आपको तो वो 4 पन्ने लिखने ही पड़ेंगे, भले ही आप उन 4 पन्नों को कैसे भी लिखें। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? लेखक के भाई शिकायत करते हुए कहते हैं कि हम लोगों को तो परीक्षा में 4 पन्ने लिखने ही पड़ते हैं, भले ही हम लोग कैसे लिखें। तो क्या यह छात्रों पर अत्याचार नहीं है? अनर्थ ही यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, कि मतलब व्यर्थ में ही कह देते हैं कि संक्षेप में लिखो। संक्षेप में मतलब होता है उसका छोटा रूप, कि व्यर्थ में ही कहते हैं कि उसका छोटा रूप लिखो। लेकिन हमें तो कहा जाता है कि उसको 4 पन्नों में ही लिखना है। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। लेखक के भाई व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमसे तो कहा जाता है कि 4 पन्ने मतलब संक्षेप में समय की पाबंदी पर निबंध लिखो। अगर 4 पन्ने संक्षेप में हुए तो क्या 100-200 पन्ने लिखवाते? तेज भी दौड़िए और धीरे भी। मतलब वो कह भी रहे हैं कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो और हमारा समय भी व्यर्थ गवा रहे हैं। तो क्या यह सही है? कह रहे हैं कि तेज भी दौड़िए और धीरे भी। है उल्टी बात है या नहीं?
बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। लेखक के भाई शिकायती लहजे में कहते हैं कि यह बात तो छोटा सा बालक भी समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों, इन शिक्षकों को क्या इतनी भी तमीज नहीं है जो हम पर इतना अत्याचार करते हैं और हमसे कहते हैं कि समय की पाबंदी पर संक्षेप में निबंध लिखो, और वो भी हम लोगों से 4 पन्नों में लिखवाते हैं। तो क्या अध्यापकों को इतनी तमीज नहीं है? यह बात तो छोटा सा बालक भी समझता है। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, उस पर कहते भी हैं कि हम लोग शिक्षक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। मेरे दर्जे में मतलब मेरे कक्षे में आओगे तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, मतलब यह एक मुहावरा है। मेरे दर्जे में आओगे तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, मतलब जब मेरी कक्षा में आओगे तो तुम्हें भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। तब आटे दाल का भाव, ये भी एक मुहावरा है, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इस दर्जे में मतलब इस कक्षा में तुम अव्वल आ गए हो तो तुम जमीन पर पाँव नहीं रख रहे हो, मतलब जब तुम मेरी कक्षा में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे ग्रह बांधिए, नहीं पछताएगा। लेखक के भाई उनको समझाते हुए कहते हैं कि भले ही मैं फेल हो गया हूँ, लेकिन उम्र में और अनुभव में मैं तुमसे कहीं ज़्यादा बड़ा हूँ। इसलिए मैं तुम्हें जो भी कहता हूँ उसको गांठ बांध के सुनो, ध्यान से सुनो और उस पर अमल करो। इससे तुम कभी भी जीवन में, अपने जीवन में पछताओगे नहीं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमें अपने बड़ों का कहना ज़रूर मानना चाहिए, क्योंकि उन्हें हमसे कहीं ज़्यादा अनुभव रहता है और वो जो भी कहेंगे हमारे भले के लिए ही कहेंगे। उसी प्रकार लेखक के भाई उनको समझाते हुए ये सब कहते हैं। अब स्कूल का समय निकट है। लेखक मन ही मन सोचते हैं कि स्कूल जाने का समय हो रहा है, लेकिन नहीं, ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होगी। लेखक मन ही मन सोचते रहे हैं कि स्कूल जाने का समय हो रहा है और ना जाने ये भैया अब कब तक ये अपने उपदेश देते रहेंगे। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। मतलब जब लेखक ने अपने बड़े भाई की इन सब बातों को सुना तो उन्हें आज भोजन भी निस्वाद, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएंगे। लेखक सोचते हैं कि अभी तो मैं पास हुआ हूँ, तब मेरा इतना तिरस्कार, मतलब तब मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, और अगर कहीं मैं फेल हो गया तो ना जाने मेरे साथ क्या होगा। जहाँ तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो मेरे प्राण ही ले लिए जाएंगे। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। भयभीत का मतलब होता है डरना, कि मतलब भाई साहब ने अपनी कक्षा की पढ़ाई के बारे में जितना बताया था कि मतलब कितना कठिन होता है सब, उसके बारे में सोच सोच कर तो मुझे डर लग रहा था। इस मन कर रहा था कि स्कूल छोड़कर कहीं भाग जाऊं, लेकिन स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा। यही ताज्जुब है। यही ताज्जुब का मतलब यही आश्चर्य है कि बड़े भाई साहब की इतनी बातों को सुनने के बाद भी मैं स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा और मैं स्कूल में बैठा और वहाँ पर पढ़ाई की। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। मतलब लेखक कहते हैं कि इतना सुनने के बाद भी, इतनी बेइज्जती सहन करने के बाद भी मेरा मन पुस्तकों में नहीं लगा, मेरी अरुचि उन पुस्तकों में वैसी ही बनी रही। मेरे दिमाग पर उन बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता। मतलब मुझे जब भी टाइम मिलता मैं तुरंत ही खेलने चला जाता था। पढ़ता भी मगर बहुत कम। लेखक कहते हैं कि मैं पढ़ता तो था लेकिन बहुत कम पढ़ता था, और जब भी मुझे वक्त मिलता मैं खेलने चला जाता था। मेरे ऊपर मेरे बड़े भाई की बात का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना हो पड़े। लेखक बस उतना पढ़ते कि अपना रोज का गृह कार्य कर लेते, और जिससे कि उनको अपनी क्लास में जलील ना होना पड़े। अगर वो
गृह कार्य नहीं करेंगे तो उन्हें सबके सामने खड़े होके डांट सुननी मिलेगी, इसलिए वो बस इतना ही पढ़ते कि उन्हें वो डांट ना सुननी पड़े और सिर्फ अपना गृह कार्य ही करते थे। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। लुप्त हो गया मतलब वो खत्म हो गया। उन लेखक को अभी तक अपनी हर बार पास होने, बिना पढ़े पास होने के बाद जो विश्वास होने लगा था, अब वह विश्वास भी गुम होने लगा और वह फिर से भाई के डर के साए में जीने लगे। फिर सालाना इम्तिहान हुआ। सालाना इम्तिहान मतलब फिर से वार्षिक परीक्षा हुई और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हुआ और भाई साहब फिर से फेल हो गए। लेखक बताते हैं कि वार्षिक परीक्षा में मैं फिर से पास हो गया और भाई साहब एक बार फिर से फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। लेखक मन ही मन सोचते हैं कि मैंने तो ज़्यादा मेहनत नहीं की है पर ना जाने क्लास में मैं कैसे अव्वल मतलब प्रथम आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। अचरज मतलब होता है आश्चर्य। मुझे खुद आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। प्राणांतक मतलब बहुत कठिन परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर। लेखक बताते हैं कि भाई साहब ने इतनी ज्यादा कठिन मेहनत की, कोर्स का एक एक शब्द उन्होंने पढ़ा रात 10 बजे से सुबह 4 बजे से, फिर भी वो न जाने क्यों फेल हो गए। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए। उनके चेहरे से सारी खुशी ही चली गई थी। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुना गया तो वह रो पड़े। मतलब मुझे उनको देख के बहुत ही ज़्यादा दया आने लगी और जब परीक्षा परिणाम आया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। लेखक मन ही मन सोचते हैं कि अगर काश मैं भी अगर फेल हो गया होता तो मेरे बड़े भाई को इतना दुख, इतनी तकलीफ ना होती, लेकिन विधि के विधान को कौन ही टाल सकता है। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया था। लेखक बताते हैं कि उनके और उनके भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे मतलब एक कक्षे का ही अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना मतलब मेरे मन में एक गलत भावना का उदय हुआ। मतलब मेरे मन में गलत भावना जागृत हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। फजीहत मतलब बेइज्जती। तो इन सब बातों के कारण लेखक के मन में आने लगा था कि अगर भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर का हो जाऊंगा और फिर वह किस आधार पर मेरी बेइज्जती कर पाएंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाला। जैसे ही लेखक के मन में ये बातें आई तो लेखक ने बहुत ही हिम्मत करके इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। और लेखक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सोचा कि वह तो मेरे बड़े भाई हैं, मुझे मेरे हित के लिए मतलब मेरे अच्छे के लिए, मेरी भलाई के लिए ही तो मुझे वो इतना डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ इतने अच्छे नंबरों से। लेखक को बाद में एहसास होता है कि भले ही मुझे उनकी ये बातें अप्रिय मतलब बुरी लगती हैं, लेकिन शायद उनकी ही उपदेशों का, उनकी बातों का असर है कि मैं एक के बाद एक क्लास में आराम से पास हो जाता हूँ और मुझे इतने अच्छे नंबर मिल जाते हैं। अब भाई साहब बहुत नरम पड़ गए। लेखक बताते हैं कि जब से भाई साहब फेल हुए थे तब से वो लेखक के प्रति कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। धीरज मतलब धैर्य मतलब पेशेंस से काम लिया कि जब से भाई साहब फेल हुए थे तब से वो बहुत ज़्यादा नरम पड़ गए थे और कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया, मुझे नहीं डांटा। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा है। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मतलब जब से लेखक के भाई साहब ने उन्हें डांटना बंद किया है तब से उनकी स्वच्छंदता मतलब उनकी स्वतंत्रता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मैं उनकी इन बातों का बहुत ही ज़्यादा अनुचित मतलब गलत तरीके से लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर तो बलवान है। लेखक मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, भले ही मैं पढ़ूं
या ना पढूं, मेरी तकदीर मतलब मेरी किस्मत तो बलवान है, मेरी किस्मत तो अच्छी है, मैं चाहे पढूं या ना पढूं मैं तो पास हो ही जाऊंगा। इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था अब वह भी बंद होने लगा, क्योंकि लेखक के मन में यह बात आ गई थी कि मैं चाहे पढूं या ना पढूं मैं तो अपने आप ही पास हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी किस्मत तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए वो पहले जो अपने भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे अब उन्होंने वो भी बंद कर दिया और खेलने कूदने में फिर से मस्त होने लगे। मुझे कनकोय मतलब पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। अब लेखक के मन में एक नया शौक आने लगा था, वो भी था पतंग उड़ाने का, और अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था और लेखक पूरे वक्त पतंग ही उड़ाते रहते थे। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, मतलब मैं फिर भी भाई साहब की इज्जत करता था। अदब करना मतलब उनकी इज्जत करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौए उड़ाता था। कनकौए मतलब पतंग उड़ाता था। लेखक बताते हैं कि इतना सब होने के बाद भी मैं अपने भाई साहब की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था और उनसे छुपकर उनकी नज़र बचाकर मैं अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। लेखक बताते हैं कि पतंगबाजी की सारी समस्याओं को गुप्त रूप से मतलब छुप छुप के ही हम लोग हल करते थे, क्योंकि मैं अभी भी अपने बड़े भाई की इज्जत करता था और मैं अभी भी उनसे डरता था कि अगर कहीं उन्हें पता चला कि मैं अभी भी पढ़ता लिखता नहीं हूँ, पतंग उड़ाने में लगा रहता हूँ, तो वो मुझे डांटेंगे। इसलिए मैं सारे काम गुप्त रूप से मतलब चोरी छुपे ही करता था। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। लेखक बताते हैं कि मैं अपने भाई साहब को यह जरा भी संदेह मतलब जरा भी शक नहीं होने देना चाहता था कि उनके फेल होने से मेरी नज़रों में उनका सम्मान और उनका लिहाज कम हो गया है। इसलिए लेखक अपने भाई साहब की अभी भी उसी तरह ही इज्जत किया करते थे और अपने भाई साहब से चोरी छुपे ही पतंगबाजी किया करते थे। इस कहानी का अगला भाग हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।